स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस पर। वक्त है अब समाचार के प्लस का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले दुष्यंत कुमार की दो पंक्तियां। मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत तू अभी नादां है। ये आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए कहा गया है क्योंकि हम पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से नहीं आते हैं और ऐसे में दिन भर की खबरों में क्या ऐसा कोई हिस्सा है जिसे समझने की जरूरत है, उसकी हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। आज भी मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक व्यास और राहुल अवस्थी जुड़ रहे हैं जिनसे बातचीत करेंगे। शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान से मैं करना चाहता हूं जो उन्होंने मंगलवार को सबका मंगल हो सोचकर 3 से 4 बार दिए। उन्होंने फिर पुराने जख्म कुरेदे हैं कि भैया 10-10 करोड़ का ऑफर था। क्या हो सकता है इसके पीछे? देखिए स्वप्निल, शुरुआत में आपने सुना होगा और आपने चर्चा भी इस बारे में कई बार डिबेट के जरिए की होगी कि राजस्थान में कांग्रेस कई विधायकों के टिकट यहाँ पर काट सकती है, मौजूदा विधायकों के, क्योंकि उनकी जो फीडबैक सर्वे जो हुआ है, फीडबैक जो लिया गया है, सर्वे जो किया गया, और इस बार तो खासतौर पर जो कांग्रेस पार्टी उसने टेलीफोन के जरिए भी सर्वे किया था कि आपके मौजूदा विधायक के कामकाज से संतुष्ट हैं तो 1 नंबर दबाइए और नहीं है तो 2 दबा दीजिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल, ये सर्वे हुआ था। ये है फोन आया था कांग्रेस के मौजूदा विधायक अमीन कागजी, उनका फीडबैक मुझसे लिया गया था। मैंने भी दिल्ली में नोएडा में बैठे बैठे दिया था। तो बात यह है, तो इसमें फीडबैक में बहुत सारे जो विधायक हैं उनका टिकट कटना तय है सर्वे के मुताबिक। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उस समय अशोक गहलोत की सरकार बचाने वाले जो विधायक थे, यदि उनका टिकट कट जाता है तो वो जाकर अशोक गहलोत के सामने उनके दर पर मनुहार भी करेंगे और बात भी रखेंगे और वो पुराने दिन भी याद दिलाएंगे कि 2020 में हम आपके साथ थे जब तब कुछ लोग चले गए थे, 19 लोग चले गए थे मानेसर। तो ऐसे में अशोक गहलोत के सामने नैतिक मजबूरी बन जाती है और खड़ी हो जाती है कि वो उन विधायकों को टिकट दिलवाएं जिन्होंने उनका समर्थन दिया था, साथ दिया था उस 2020 के कार्यकाल में, जब राजस्थान के अंदर कोविड का दौर भी था, कोविड भी महामारी का रूप ले चुकी थी और पहला लॉकडाउन खत्म हो चुका था, लेकिन पाबंदियां सारी थी। उस पाबंदियों के बीच में होटल के अंदर करीब 40 से 45 दिन वो विधायक उनके साथ पे रहते, चाहे वो जयपुर की फेयरमाउंट होटल हो या फिर कुल मिलाकर गहलोत बयान देकर ये याद दिलाना चाह रहे हैं खासकर आला कमान को कि ये इन्होंने साथ दिया था, इनको हम नहीं हटा सकते, आप दूसरे फॉर्मूला सोचो। बिल्कुल, देखिए इसके पीछे वजह यही है कि जो अशोक गहलोत के सिपह सालार हैं जिन्होंने उनका साथ दिया था, ना केवल कांग्रेस में मौजूद विधायक बल्कि वो विधायक जो कि निर्दलीय हैं, जो कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़े थे, जिनका कांग्रेस की विचारधारा से कोई मतलब नहीं था, लेना देना नहीं था, उनको भी टिकट मिले। और साथ में बीएसपी के वो विधायक जो 6 आए थे, 6 में से 5 रह गए, एक अब शिवसेना का दामन थाम चुके हैं। तो ऐसे में उनके हाथ में तो धनुष आ चुका है, धनुष और बाण, लेकिन जो बाकी 5 बचे हुए उनको भी टिकट मिले। ये पूरी जो पटकथा है अशोक गहलोत की बयान के पीछे, वो इसीलिए लिखी गई थी। कुल मिलाकर मतलब इसका मतलब ये लिया जाए कि जादूगर तो है लेकिन जिल्ले इलाही नहीं है। गहलोत बहुत मंझे हुए पॉलिटिशियन है। मैं इस चीज़ की सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ देखता हूँ वो है वो समय, टाइमिंग। जब उन्होंने ये सारी बातें कहीं या फिर ये सारी बातें दोहराई, और जब उन्होंने दोहराई तो एक एयरपोर्ट पर दिल्ली के लिए बोर्ड करने से पहले उन्होंने उतरने के बाद भी उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक पत्रकारों से बात की है ना। अक्सर जब बोर्डिंग के लिए कोई नेता जा रहा होता है वो संक्षिप्त बातचीत होती है, लेकिन आज लंबी थी। वो एक मैसेज देने की कोशिश थी कि वो किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ में बैठक के अंदर जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है वो जो किरदार उनके आसपास रहे या बहुत क्लोज सर्किट में हैं, उन लोगों की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए भी ज़रूरी होता है कि हमारा जो मुखिया है, हमारा जो लीडर है वो किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ में जा रहा है और उससे हम कितने सिक्योर फील करते हैं। दूसरी चीज़ ये टाइमिंग एक ऐसी सबसे क्रंच टाइम। आज की रात कहते हैं ना कई बार, कत्ल की रात है, आज कत्ल की रात है, कयामत की रात। कईयों के टिकट कट जाएंगे और कई दूसरे चेहरे आपको दिखाई देंगे। अपने गुट के ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, चुनाव कोई हारे कोई जीते, लेकिन सबसे बड़ा काम जो वो कर सकते हैं, जो उनके हाथ का होता है, वो ये कि हमारे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स चुनाव लड़ें, ताकि अगर कोई मौका पड़ता है तो हम सरकार बनाने की भूमिका में आएँ और वो चुनना जाए जिसे वो आगे देखना चाहते हैं। नहीं, पर क्या ये इस बात का द्वंद्व है कि आलाकमान को लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है, इन्हें लग रहा है कि शायद नहीं है? देखिए नहीं, अगर ऐसा नहीं भी होता और एंटी इनकम्बेंसी होती भी और इस चीज़ के प्रत्यक्ष प्रमाण होते, तब भी गहलोत वही करते जो उन्होंने अभी किया। अपने आप को सक्रिय राजनीति में बनाए रखने के लिए और एज ए लीडर स्थापित करे रखने के लिए उनके लिए ज़रूरी है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टिकट मिले, और वो उस सूरत में मिलेंगे जब वो ये चीज़ अच्छी तरह से स्थापित कर देंगे कि जो बाकी दूसरे लोग हैं जिनके लिए वो 10-10 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, वो लोग पार्टी के टिकट के हकदार किसी भी सूरत में नहीं है, और यही वो स्थापित कर रहे हैं। यहाँ भी
आम लोगों के सामने भी और आला कमान के सामने भी। हाँ, इन्होंने मुसीबत के वक्त साथ दिया नहीं, लेकिन सवाल मेरा वही रहेगा जो मैंने उनसे पूछा, इन्होंने उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया कि वो जादूगर तो हैं, जिले इलाही नहीं। देखिए, जादूगर तो उनको राजनीति में कही जाता है, लेकिन मेरी एक बात और है यहाँ पे। अशोक गहलोत ये भी मैसेज अपने इस बयान के जरिए देने की कोशिश में जुटे हैं कि 2018 के अंदर उनके जिन सिपह सालोरों का टिकट काटा गया था वो निर्दलीय जीत कर भी आ गए थे और बाद में उन्होंने उनकी सरकार को समर्थन दिया था। चाहे से आप बात महादेव सिंह खंडेला की कर लीजिए, जो कि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं पूर्व में यूपीए सरकार के दौर में, और आप चाहे बात बाबूलाल नागर की कर लीजिए, जो दुष्कर्म के प्रकरण में फिर उनको कुर्सी गंवानी पड़ी थी 2008 से 13 के कार्यकाल के बीच में, फिर वापस बरी होकर वो आ गए थे और अभी निर्दलीय विधायक हैं और मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। तो ऐसे में ये मैसेज देने की कोशिश भी मेरे हिसाब से दी गई है कि आप टिकट यदि काटते तो फिर मतलब मेरे जो सिपह सालार हैं जिनको टिकट नहीं मिलता है, जिन्होंने सरकार बचाई थी, वो निर्दलीय चुनावी मैदान में भी कूद सकते हैं। कितनों को बैक कर रहे हैं? तमाम 80 के ऊपर जितने थे उन सभी को, या एक एक को, या फिर कुछ को? देखिए, कुछ विधायक हैं, करीब लगभग आप मान लीजिए 80-90 के विधायक हैं, उनमें से करीब माना जा रहा था कि आधों के टिकट कट जाएंगे, ऐसी चर्चाएं थी। हालांकि ये तो एआईसीसी को पता होगा, कांग्रेस के नेताओं को पता होगा, या अशोक गहलोत को खुद को पता होगा जिन्होंने सर्वे करवाया होगा, लेकिन था कि लगभग 40 से 50% लोगों के टिकट कट जाएंगे। और उसके बाद में दूसरी सूरत ये भी खड़ी होती है कि जो बीएसपी से जो लोग शामिल हुए उनको भी टिकट मिले, क्योंकि वो इसी गारंटी के साथ यहाँ पर आए थे कि उनको टिकट आगामी 2023 के अंदर मिल जाएंगे। अब ऐसे में यदि दूसरा खेमा, अशोक गहलोत के विरोधी खेमा, यदि उस पर ऐतराज जताता है, यदि उनको टिकट नहीं मिलता है, तो ऐसे में अशोक गहलोत की साख पर भी सवाल खड़ा होता है। और यही वजह है कि अशोक गहलोत कहीं की व्याख्या दूसरी तरीके से करूंगा। आपने कहा ना कि साहब वो जादूगर हैं, जिले लाई नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा इस वक्त वो जिले लाई की भूमिका में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तकलिया उन लोगों को जो उनके लिए चुनौती पेश कर सकते हैं। एक जो चीज़ है जिस पर कि सबसे ज़्यादा गौर किया जाना चाहिए, 12 की सभा, कल 12 की सभा हुई और सचिन पायलट कहीं दिखाई नहीं दिए। वो अपने जो आर्मी से जुड़े हुए कार्य हैं उसके लिए वहाँ गए हुए थे। मेजर का एग्जाम था, का एग्जाम था, और मेजर का वो इतना मेजर एग्जाम था कि प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर थे और जब चुनाव सर पर थे तो वो यहाँ पर नहीं थे। आप कई चीज़ों को कई तरीकों से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा टिकट, यहाँ आप कह रहे थे ना कितनों को मिल जाएगा, यहाँ लड़ाई 200 की है। आप समझ लीजिए 200 के 200 टिकट हर नेता ये कोशिश करता है। पर इनडायरेक्टली सिर्फ मैं ही आदमी हूँ और कोई नहीं। कहने का मतलब कि इनडायरेक्टली तो आपने पायलट गुट को भी आलाकमान को याद भी दिला दिया, देखो वो एक पायलट गुट था। इस बारे में कोई दो राय होना ही नहीं चाहिए कि राजस्थान में अगर कोई है कांग्रेस में तो वो सिर्फ अशोक गहलोत है, बाकी सबकी इच्छाएं हैं और वो प्रबल इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो रही। इस सत्य को अभी कोई काट नहीं सकता कि कांग्रेस के भीतर इस वक्त, आज जब हम बात कर रहे हैं, तब अशोक गहलोत अभेद्य है। और ये भी अपने आप में एक खास बात है कि आप पैसों के लेन देन पर बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, सेंटर ने स्टेट पर लगाए हैं, स्टेट ने सेंटर पर लगाए हैं, लेकिन किसी ने भी कुछ साबित नहीं किया है अभी तक। जो भी चल रहा है वो बयानों में ही चल रहा है। देखिए, बिल्कुल, और ना केवल आप बीजेपी की बात करिए, आप कांग्रेस के भीतर भी इस बात को समझ लीजिए कि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने आरोप लगाए थे, तो उसके बाद में सचिन पायलट का पलटवार भी सामने आया था, और दूसरे विधायकों का भी, जो कि माने सर गए थे, उनका भी पलटवार आया था। सामने ये पूछा गया था कि क्या बाड़मेर वाले जो विधायक है, जो वन मंत्री है हिमाराम चौधरी, क्या ये ऐसे लोग जिन्होंने अपने बेटे की याद में जमीन दे दी, बिल्डिंग बनवा दी, हॉस्टल बनवा दिया, क्या ऐसे लोग 10-10 करोड़ रुपए लेकर आए थे? क्या आप इनकी साख पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? तो देखिए, वार और पलटवार तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन खुलकर जो हम बात करें कि सबूतों के साथ कोई सामने नहीं आया। सबूत सामने आए और उस पर भी अभी ज़राए चल रही है, और वो थे सिर्फ और सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग के, क्लिप्स के। अब थोड़ी सी बात बीजेपी पर कर लेते हैं। क्या जाने अनजाने बीजेपी ने आज अपने 2 होने वाले प्रत्याशी लोगों के सामने ले आई हैं? बहुत बड़ा रिमार्केबल, ये मैं मानता हूँ, मेरी जो पॉलिटिकल समझ है वो कहती है कि ये 5 साल के भीतर बीजेपी ने अच्छी तरह से राजनीति को पढ़ने और समझने, समझाने और साथ ही साथ अपने आप में परिवर्तन लाने की कोशिश की है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी जो चिंता का विषय था, वो एक सबसे बड़ा विषय था राजपूतों का भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं होना। राजपूतों को भी आप 2 मोटे खेमों में बांट सकते हैं, मेवाड़ के राजपूत, मारवाड़ के राजपूत, रावणा राजपूत, और दूसरे जो अपने आप को कुलीन राजपूत कहते हैं या एक अलग स्ट्रीम। इन राजपूतों में सबको साधने की कोशिश है। देखिए, कालवी के बारे में ये कहा जाता है कि कालवी हमेशा जो हो सकता है दर्शक एक बार की ना समझ पाए, एक्चुअली हम लोग विश्वराज सिंह मेवाड़ और कालवी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है।
दो घराने जो बीजेपी के साथ जुड़े हैं। लोकेंद्र सिंह कालवी के जो बेटे हैं वो इस लिहाज से बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकेंद्र सिंह कालवी करणी सेना के माध्यम से और उससे पहले सामाजिक न्याय मंच के माध्यम से जिस तबके के राजपूतों को साधते रहे हैं वो राजपूतों का आप कह सकते हैं एक मिडिल क्लास तबका है, सामान्य राजपूत वर्ग। जहाँ तक मेवाड़ का सवाल है वो एक अलीट राजपूत वर्ग को कैटर करते हैं और साथ ही साथ लोगों का एक विश्वास उनके पिताजी के ऊपर है, उस परिवार के ऊपर है और वो मेवाड़ की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ सकते हैं। आप ये समझिए उनके कज़न है लक्षराज जिनके के बारे में मैं सुन रहा था कभी भी आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले उनकी एंट्री हो जाएगी ये किसी को पता नहीं था। आप समझिए सीपी जोशी के लिए ये खबर थोड़ी चिंताजनक होगी, नाथद्वारा से वो चुनाव लड़ सकते हैं और एक दूसरी प्रबल संभावना ये भी है हो सकता है वो उदयपुर शहर से चुनाव लड़ें। उदयपुर शहर से अगर चुनाव लड़ते हैं तब भी एक भारी और बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। वो ये सोचने में होगा कि क्या अब उदयपुर और ख़ास तौर पर मेवाड़ के आसपास के इलाके में जो अधिपत्य एक समय पे गुलाबचंद कटारिया का हुआ करता था, क्या बीजेपी उससे आगे निकल गई है? और अगर निकली नहीं है तो क्या ये जो टिकट उदयपुर से मिलेगा वो गुलाबचंद कटारिया के कहने पर मिलेगा या उनको कॉन्फिडेंस पे लेने के बाद? क्योंकि उदयपुर जिनसे हाल में ही राजे भी मिली थी, अब राजे मिली और उसके बाद में उनको क्या इस बात का एहसास था कि ये ज्वाइनिंग हो सकती है? क्योंकि ये ज्वाइनिंग कहीं राजस्थान में नहीं हुई है, ये ज्वाइनिंग हुई है दिल्ली में, यानी ये पटकथा दिल्ली में लिखी जा रही है और ये बात आपको स्पष्ट भी कर रही है कि राजस्थान में बीजेपी खास तौर पर एक वर्ग को लेकर कितनी ज़्यादा सीरियस है, गंभीर है। राजपूतों का के वोट्स पर इसका नेचुरली बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और दो चीज़ें मैं कह दूं, मेवाड़ के राजपूत मेवाड़ परिवार के साथ में रहे हैं, रहेंगे, और दूसरी तरफ जहाँ तक मारवाड़ का और ख़ास तौर पर नागौर के राजपूतों का ताल्लुक है, वहाँ आपको दिखेगा कि उनका भी एक झुकाव जो पारंपरिक रूप से बीजेपी के साथ रहा था और पिछली बार छिटका था, इस बार वो साथ में आएगा। और मतलब इनडायरेक्टली दो प्रत्याशी तो बता दिए। और कालवी यानी इनके पिताजी लोकेंद्र सिंह कालवी कांग्रेस ही रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव है, एक कहना चाहिए डायनेमिक शिफ्ट है कि वो अब उनका जो अगली जनरेशन है वो बीजेपी के साथ आएगी, उसी तरह जैसे जाटों में उसी इलाके से आने वाले मिर्धा परिवार की बेटी अब बीजेपी के साथ है। तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन। मुझे इसमें एक भूमिका दिया कुमारी की भी बहुत मजबूत लगती है क्योंकि आज जो ये ज्वाइनिंग हुई है वो वहाँ मौजूद थी और राजसमंद से चूंकि दिया कुमारी सांसद है, बीच में चर्चा इस बात को लेकर भी थी कि राजसमंद संसदीय सीट से वो सांसद है और नाथद्वारा से उनको विधायक का प्रत्याशी बनाया जा सकता है विधानसभा चुनाव में, लेकिन नहीं बनाया गया। जयपुर वो आ गई, विद्याधर नगर से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। ऐसे में लगता ही है, पर्दे के पीछे की कहानी लगती है कि शायद दिया कुमारी की एक बड़ी भूमिका यहाँ पर रही है विश्वजीत सिंह मेवाड़ को बीजेपी में एंट्री के पीछे। क्योंकि मुझे ये भी ध्यान आता है कि जब राजसमंद के लिए दिया कुमारी जयपुर से रवाना हुई थी और उन्हें प्रत्याशी बीजेपी ने बना दिया था राजसमंद से, तो शायद इसी परिवार से मिलने के लिए सबसे पहले वो उदयपुर भी पहुंची थी। एक और चीज़ मैं पर्सनली अपने नॉलेज के लिए पूछना चाहता हूँ कि राज परिवार से जब कोई सदस्य आता है तो उसको कास्ट के बेसिस पर नहीं देखा जाता, मतलब कम से कम जितनी मेरी समझ है, लेकिन उसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिट कास्ट के बैकग्राउंड से भी मिलता है। देखिए स्वप्निल, इस दोनों चीज़ें समझनी होगी। इन्हीं दिया कुमारी के पिताजी कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, जयपुर से भवानी सिंह जी ब्रिगेडियर थे, और वो सेना की नौकरी छोड़ने के बाद में जब जयपुर में आए और उसके बाद में सिटी पैलेस से निकलकर जब वो चुनावी मैदान में कूदे तो शायद क्या मतलब पुख्ता हूँ मैं, उनको हार का सामना करना पड़ा था कांग्रेस के टिकट पर। और उसके बाद में दिया कुमारी बीजेपी में आ गई, उन्होंने शायद वक्त की नज़ाकत को समझा होगा और वो बीजेपी ज्वाइन करना उन्होंने मुनासिब समझा, और उन्होंने कहा था कि उनके पिताजी की गलती थी जो कांग्रेस में चले गए थे ज्वाइन करने के बाद में। उस दौरान ये बातें उन्होंने बिल्कुल तो ऐसे में उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राज परिवार के लिए, पूर्व राज परिवार के लिए सम्मान तो लोगों का होता होगा, शायद इसी वजह से पार्टियों ने प्रत्याशी बनाती होगी, लेकिन कई बार ये दाव जो पार्टियों का वो उल्टा भी पड़ जाता है। और इसका उदाहरण कुछ दशकों पहले यदि हम जाएंगे तो जयपुर के अंदर ये देखने को भी मिला था। नहीं, मैं जोड़ूंगा, बिल्कुल जोड़ूंगा। देखिए, जब कांग्रेस से ब्रिगेडियर भवानी सिंह चुनाव लड़े तो वो हारे, लेकिन जब ब्रिगेडियर भवानी सिंह की माता जी स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ी और स्वतंत्र पार्टी के कितने कैंडिडेट्स थे, तब आप देखिएगा राजस्थान में बड़ी बड़ी पार्टियों का पत्ता साफ हो गया। राज परिवारों को देखने का नजर, कास्ट कार्ड नहीं कहते उसे, नहीं, अपन ने शुरू में जो एनालिसिस किया राजपूत, मैं कास्ट कार्ड नहीं कह सकता। मैं इसलिए कह रहा हूँ तभी मैंने आपको कहा कि जब विश्वराज सिंह की बात होती है, विश्वजीत की बात होती है, तो वो एक अलग वर्ग को कैटर करते हैं, और जब आप कालवी की बात करते हैं तो दोनों को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। मैं ये चीज़ जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पे कि राज परिवार को देखने का नजरिया राजस्थान के लोगों के मन में अलग है। आप स्वतंत्र हुए कितना वक्त हुआ है, शायद हम 70-72 साल से आज़ाद हुए, लेकिन उससे पहले झंडे अलग थे,
अलग प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, राजा अलग हुआ करते थे, लोगों का उनके प्रति डिवोशन अलग हुआ करता था, उन पर विश्वास अलग तरीके से हुआ करता था। आप समझिए, क्योंकि ये सब बातें मैंने बड़े करीब से देखी हैं जोधपुर राज परिवार के संदर्भ में अपनी फैमिली के रिगार्ड में। तो मुझे ये चीज़ पता है कि लोगों का जुड़ाव राज परिवारों के साथ में किस तरह से, उनको कई बार आप कह दीजिए, आज भी देखिए, आप राजनीति में नाम नहीं लूँगा, कई लोगों को महारानी कहा जाता है और वो महारानी नाम से ही जाने जाते हैं। कई लोग हैं जो जिनको महाराज कहा जाता है, आप तो एमपी से आते हैं, आप जानते हैं, उनको महाराज ही कहा जाएगा, वो एक दूसरे से भी बात करेंगे। तो छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा राहुल, आप जिस उदयपुर की बात कर रहे हैं वो दरअसल जो उदयपुर का पूर्व राज परिवार है वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, तो ऐसे में उनके प्रति सम्मान कुछ ज्यादा है राजस्थान के दूसरे पूर्व राज परिवारों के मुकाबले। ये बात बिल्कुल सही की आपने। देखा, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। महाराणा प्रताप के वंशज हैं चित्तौड़ से, और एक कहना चाहिए चित्तौड़ के पास में एक जगह है सिसोद, वहाँ से इनका ओरिजिन है। उससे पहले का जो राज परिवार था जो खिलजी के वक्त पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, मारावल रतन सिंह उसकी आखिरी कहना चाहिए चश्मचिराग थे। उस वक्त के बाद से भी आप देखिए, पद्मावत जब मूवी रिलीज़ होती है तब भी आप देखते हैं कि कितना यूनाइटेड न सिर्फ राजपूत वर्ग बल्कि दूसरे वर्ग भी पूरे के पूरे राजस्थान के दिखाई देते हैं और उस चीज़ को बड़े गंभीरता के साथ में लेते हैं। ये पद्मावती के वक्त भी हुआ। तो ये आप इस चीज़ से एनालिसिस कर सकते हैं कि राज परिवार को देखने का एक अलग नज़रिया रहा है, वो एक चश्मा है जिसे बदला नहीं जा सकता, और वो राजनीतिक दलों को फ़ायदा देता रहा है, देता भी आगे रहेगा, लेकिन उसको बड़े डेलिकेटली हैंडल करना पड़ता है। अब कुछ लाइट इश्यूज जिन पर मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की डायरेक्ट एक और बात बोल, जोधपुर राज परिवार की से आने वाले गज सिंह जी की बहन कांग्रेस से चुनाव लड़ी हैं, चंद्रेश कुमारी कांग्रेस से चुनाव लड़ी और मंत्री भी रही, जीती भी, लेकिन उसके बाद अब आप देख लीजिए, अब वो भी नेपथ्य में है। तो ये राज परिवार को एक बार जनता देख ले, मौका दे दे, लेकिन उनको भी काम तो करना ही पड़ेगा, ये भी एक सच्चाई है। शायद वो हिमाचल की रहने वाली है और मरु मायके लौटी थी 2009 में, वो हिमाचल में उनका विवाह हुआ। मरु मायके लौटी। अब दो ऐसी हलचलें मैं बताना चाहता हूं जिस पर शायद कम लोगों का ध्यान गया होगा। एक तो चुनाव आयोग की परेशानी से जुड़ी हुई है और दूसरी बीजेपी से जुड़ी हुई है। मसला ये है कि राहुल गांधी और अशोक गहलोत के टी शर्ट्स और कपड़े बहुत ज़्यादा लोगों के पास हैं और वो उसको पहन के निकल लेते हैं। आप इसको आचार संहिता का उल्लंघन कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक एक व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ के उसके कपड़े उतरवाना इम्पॉसिबल है। क्या इस प्रॉब्लम की कोई समस्या हो सकती है? देखिए, इसका कोई उपचार नहीं है, बचावी उपचार है, और इसके लिए राजनीतिक दलों ने तो जो करना था, सरकारों को जो करना था उन्होंने कर दिया। अब लोगों ने आप अंदाजा लगाइए स्वप्निल, किसी के हाथ में थैला है, उस पर अशोक गहलोत की फोटो है, उस थैले का इस्तेमाल कोई कहाँ कर रहा है? मैं स्वप्निल कहना चाहूँगा, यार कुछ जानवर विशेष के फोटोग्राफ्स भी वायरल हुए जिसमें कहीं जिन जिन कपड़ों का ये इस्तेमाल कह रहे थे वो कुछ अलग तरीके से था। तो ऐसी चीज़ें हैं, उसका भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि साहब ये भी आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन ये होता रहेगा, ये होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि चुनाव सर के ऊपर है। अब जिस व्यक्ति के पास पहनने के लिए बनियान हो और उसे एक टी शर्ट मिल जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर कौन छपा हुआ है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो चीख वगैरह लगा करके घूम रहे, उन्हें ये मार ली, वो कौन है, सब चल रहा है साहब, सब चल रहा है। लेकिन हाँ, अब आप देखिए, अगर इसमें कोई किसी तरह की चिंता जाहिर कर दे, बल्कि दीपक को मैं खुद चाहूंगा कि दीपक आप बुलेटिन के लिए जाएं, थोड़ी देर में वो मिलेंगे। मैं अब उस पॉइंट पे आता हूँ कि ठीक है, ये टी शर्ट वाला पॉइंट है, ये झोले वाला पॉइंट है, वहां पर तो हो गया, लेकिन कट कॉपी पेस्ट जर्नलिज्म की दुनिया में बहुत फेमस डायलॉग्स है। डेस्क पर जब कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको इतना तो कमेंट कर ही देते हैं कि भाई कम से कम कट कॉपी पेस्ट तो ठीक से कर लिया कर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज इंटरेस्टिंगली आपको भी याद होगा कि अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को आप उतारते हैं तो राजनीतिक दलों को उसके बारे में क्लैरिफिकेशन देना होगा। बीजेपी ने दिया है, और जितने कैंडिडेट्स का दिया है उसमें 2 कॉलम, द रीजन फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, और दूसरा कारण रीजन की वाई दूसरे जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बारे में नहीं सोचा गया। 8-9 उन्होंने दिए हैं और सब में कट कॉपी पेस्ट है। मतलब जो रीजन पहला है और दूसरा है वो सबके लिए कॉमन है, उसको इस बात से देखा ही नहीं गया है कि किस पर किस तरह की धाराएं हैं और उन धाराओं पे क्या अलग अलग जवाब बनता है। खाना पूर्ति यानी बस आपको अगर कोई आदेश दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, उसको पूरा करना है। अब ये इनकेन प्रकार्यण करना है, चाहे ऐसे करना है वैसे करना है। अब सर पे डंडा चल सकता है तो क्या किया जाए, बचने का रास्ता खोजिए, 6 लाइनें खोज करके लाइए और उसे कहीं भी चिपका। हम कहते हैं ना कई बार बुलेटिन जल्दी बनाना है, कुछ करने के लिए है नहीं, 5-6 हेडर पुराने पड़े होते हैं, वो चिपका दिए जाते हैं और वो कहीं भी चल जाते हैं, कहीं भी काम कर जाते हैं। यही वो तरीका है।
जो अब पर लेकिन इससे राजनीति की शुचिता के ऊपर असर पड़ता है, गरिमा के ऊपर असर पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बचने का तरीका और एक तरीका वोटों पे असर नहीं पड़ता। आम आदमी के मानस पटल पर कोई असर पड़ता है? मुझे नहीं लगता। वो सोचता है इसे कि 7 पॉइंट्स है। आपने इतनी बारीकी से इस बात पर ध्यान दिया, सोचा, पढ़ा। आम आदमी मेरे ख्याल से इस फॉर्म को देखना भी नहीं चाहेगा, नहीं चाहेगा। मोटी आबादी नहीं देखेगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कोई नहीं देखना चाहेगा, मोटी आबादी देखना नहीं चाहेंगी। और जो देखेगी भी उसे क्या पता इंटरेस्ट ले ले, क्योंकि क्राइम, क्रिमिनल, कास्ट, कैश, ये इलेक्शन से कहाँ जा पाते हैं? नहीं जा सकते ना, नहीं जा सकते। सच्चाई आप कह रहे हैं, नहीं जा सकते। आप कई बार तो ये भी होता है कि कई क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग बड़े हीरो की तरह देखे जाते हैं, उनको रॉबिन हुड की तरह कंसीडर किया जाता है। नहीं, ये सच्चाई है। तो फिर आप सबको 6 कॉलम भरने हैं, वो भर दीजिए। उसमें चाहे कोई भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे हो, कानूनी पेचीदगी में नहीं फंसना चाहिए। और चुनाव आयोग के पास में लाल स्याही घुमाने का कोई मौका नहीं होना चाहिए। बस वो इसी के लिए काफ़ी होने चाहिए। दैट्स इट। इसके बाद तो कुछ होना भी नहीं है। आप 8-9 कैंडिडेट्स के आगे आपने एक जैसे डायलॉग्स लिख भी दिए, तो उससे अंतर क्या पड़ता है जब आदमी वहाँ? क्या फर्क पड़ता है? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना जनता को फर्क पड़ रहा है, ना उस व्यक्ति को फर्क पड़ रहा है जो चुनाव लड़ रहा है। बस हाँ, ये है कि ये एक मजबूरी, एक पॉलिटिकल मजबूरी सी बन गई है। जो करना है तो खाना पूर्ति कर दी। और यही खाना पूर्ति हम तब भी देखेंगे जब प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स में जो छपवाने के लिए कहा गया है, उसमें इस तरह के बयान कैसे लगेंगे? एक बार मैं आपको पढ़ के बताता हूं। दिस कैंडिडेट हैज बेटर पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड बेटर अर्ज टू सर्व द पीपल। जिस पर क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसमें दूसरों से बेहतर पॉलिटिक्स की समझ है, और वो जो लोगों के लिए सेवा करने का जो जज्बा है वो बहुत ज्यादा है। इसमें एक और चीज़ भी है। देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको उनको भी कहने का मौका देना चाहिए। भारतीय कानून व्यवस्था में इनोसेंट अनटिल गिल्टी का प्रावधान है, और यही सत्य है सबसे बड़ा। हम जिस समाज में रहते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी आदमी ऐसे क्राइम नहीं करता है, क्योंकि समाज की जो अवधारणा, जो धारणा हम मान के चलते हैं, वह हर व्यक्ति पवित्र, साफ है। लेकिन यहाँ पर ये बस पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत केसेस दर्ज हुए हैं, वो तो उन्होंने खुद भी लिखा है। एग्जैक्टली, वो सबसे बड़ा पॉइंट है। कई केसेस तो ऐसे होते हैं जो किसी को कहना चाहिए करियर खत्म करने के लिए लगा दिए जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो उससे निकल कर, मैं तो जॉर्ज फर्नांडिस की वो हथकड़ी वाली फोटोग्राफ कभी भूल नहीं सकता। और इमरजेंसी के ज़माने में कितने केसेस लगे थे। आप देखिए ना, दुनिया बदल जाती है, दुनिया इधर से उधर। दुनिया इतनी बदल गई है, दुनिया इतनी बदल गई है राहुल, कि आप 200 विधानसभा सीटों पर 200 उम्मीदवार घोषित करोगे, लेकिन सब मोदी जी के चेहरे पर होगा। ये भी कट कॉपी पेस्ट भी बिल्कुल ये वैसा ही होगा। अब देखिए, एक इसका कहने का मतलब ये कि एक मार्गी, एक मुखी, एक रास्ते पर चलने वाले बन जाओ। अच्छा, ये आपने अभी ये 6 पॉइंट्स देखे हैं। जब बीजेपी की, चूंकि बीजेपी की 41 लोगों की लिस्ट आ गई है, जब कांग्रेस की आएगी तब भी आपको यही 6 पॉइंट्स दिखेंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, इससे ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो कुल मिलाकर देखिए, जो तमाम राजनीतिक हलचलें थी, उनके पीछे क्या हो सकता है उसको समझने की कोशिश हमने और आपने इस 25-30 मिनट में की है। कल भी सुर्खियों से आगे के को लेकर आएंगे, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, जब औपचारिक बातचीत होती है तो कामकाज की बातें निकलती हैं, और अनौपचारिक बातचीत होती है तो राज की बातें निकलती हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।